रामा कंपोजिट क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपने अध्ययन के अंतर्गत हम लोग इतिहास विषय को लेकर चलेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इतिहास को 3 भागों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। पहला होता है प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को हम लोग सीरियल वाइज से पढ़ेंगे, एक एक करके, और जानेंगे कि क्या है। सबसे पहले हम लोग इतिहास जान लेते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का एक साधन है। उस समय के लोग यानी आज से लगभग 1500 साल पहले या 1000 साल पहले के लोग उनके द्वारा छोड़ी गई बर्तन, खिलौने, औजार और सब और ढेर सारी चीज़ों के द्वारा हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो इतिहास को जानने के लिए हमें उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं का अध्ययन करना होता है। तो ये अतीत का मतलब बीता हुआ पल होता है। तो बीते हुए समय में लोगों द्वारा जो सामान छोड़े गए थे, जो औजार छोड़े गए थे, उनका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो इतिहासकारों ने क्या किया है, तो इतिहासकारों ने मिल करके उस समय को यानी अतीत में जो सामान मिले हैं, जो औजार मिले हैं, जो सामग्री मिली है, उसके आधार पर 3 भागों में बांटे हैं। उस समय को 3 भागों में बांटे हैं। तो पहले भाग को पूर्व ऐतिहासिक काल कहा है उन्होंने। पूर्व ऐतिहासिक काल को हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। तो पूर्व ऐतिहासिक काल में है क्या? पूर्व ऐतिहासिक काल में जो सामान मिले हैं या जो सामग्री मिली है उसके बारे में कोई लिखित विवरण नहीं है। और इसके बाद के समय को हम लोग मापे हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो सामान मिले हैं उनके बारे में लिखित विवरण मिला है, यानी उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ है कि जो सामग्री मिली है, प्राचीन काल से संबंधित जो सामग्री मिली है उसका लिखित विवरण भी मिलता है और उसको पढ़ा भी जा सकता है। अब एक समस्या आ रही है कि जो लिखित विवरण मिला है तो क्या उस समय के लोग पढ़े थे, लिखे थे? इसके बारे में जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि जितनी भी चीज़ें मिलती हैं हमें वो खुदाई से मिलती हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो खुदाई करवाते हैं, खुदाई करवा करके उनसे मिली सामग्री के आधार पर जो इतिहास को जानने का अवसर ढूंढते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, उन व्यक्तियों को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से जानकारी, उन्हें पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अब खुदाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, तो कैसे हम कहेंगे कि वो लोग इस तरह के जीवन जीते थे, इस तरह से रहते थे, ये खाते थे, ये पीते थे, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? तो उस समय तो कागज़ की खोज भी नहीं थी। अगर कागज़ रहा भी होता तो आप यही कल्पना करिए, एक कागज़ ले लीजिए और धरती के अंदर गाड़ दीजिए और 15 दिन के अंदर वो सड़ के ख़त्म हो जाएगा। तो उस समय यानी 1500 साल पहले का कागज़ आज तक बचेगा नहीं ना। तो आखिर वो लिखते किस पे थे? इसका सीधा सा मतलब है उस समय कागज़ हो भी सकता था, नहीं भी। तो अभी तक जानकारी के हिसाब से उस समय के लोग कागज़ का इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि कागज़ की खोज नहीं हुई थी, लेकिन तब भी वो लिखते थे। किस पे लिखते थे वो हम बताते हैं। तो खुदाई के दौरान जो जानकारी मिली है तो उनके लिखने का साधन था ताड़पत्र, यानी ताड़ का जो चौड़ा पत्ता होता था उस पे लिखते थे। इसके बाद आता भोजपत्र। भोजपत्र ये भोजन करने का कोई पत्ता नहीं होता है, जैसे केले के पत्ते में हम लोग भोजन कर लेते हैं, वो केले का पत्ता नहीं होता है, बल्कि भोज नामक एक पेड़ होता था जिसकी छाल पे लोग लिखा करते थे। और इसके बाद आता है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र का मतलब होता है एक तांबे की एक पतली चद्दर जिस पे लोग लिखा करते थे। ये प्राचीन काल की बात हम कर रहे हैं कि प्राचीन काल के लोग किस पे लिखते थे। और भी चीज़ें मिली हैं लिखने के लिए, जैसे शिलालेख। उस समय के लोग पत्थरों पे लिखा करते थे। पत्थरों पे लिख देंगे तो बहुत बहुत दिन तक वो चीज़ चलेगा, उसकी जानकारी बहुत दिन तक चलती रहेगी। और इसके बाद आता है कि स्तंभ लेख। स्तंभ लेख क्या होता है? पत्थरों के ऊंचे ऊंचे बिल्कुल
ऊंचा ऊंचा टीला बना दिया जाता है, या तो ऊंचा जैसे खंभा नहीं होता है उस तरह का बना दिया जाता है और उस पर लिखा होता है, इसी को बोलते हैं स्तंभ लेख। तो इतिहास जानने के लिए हमें इन चीज़ों की जानकारी करनी होती है कि किस पे लिखा गया था, क्या लिखा गया था, इन सबको हम लोग जानेंगे इतिहास के अंतर्गत। तो इतिहास जानने के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि किन चीज़ों से हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे। तो इतिहास जानने के दो स्रोत हैं। इतिहास जानने के दो स्रोत हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्य। के अंतर्गत हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में अध्ययन कर रहे थे और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे पहला स्रोत आता है अभिलेख, अशोका लुम्बिनी अभिलेख, जो कि नेपाल से मिला है। नेपाल लुम्बिनी नेपाल से मिला है। और उस अभिलेख से ये जानकारी होता है कि उस समय के लोग अपनी उपज का 8वां भाग राजा को देते थे, यानी उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। उस समय राजा के आय का कोई साधन नहीं था, यही कर जो है राजा के आय का साधन था। तो अभिलेख होता क्या है? अभिलेख जो है एक लिखित साक्ष्य होता है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अभिलेखों को रखा कहाँ जाता है? तो अभिलेख को कार्यालय में रखा जाता है, इसमें लिखित साक्ष्य का विवरण होता है। इसके बाद आते हैं अभिलेख के बाद सिक्के एवं मुहरों, सिक्के एवं मुहरे। तो प्राचीन काल के जो सिक्के मिलते हैं या आज ही के सिक्के देखिए, उसमें क्या क्या अंकित होता है। जैसे सिक्कों की बात करें तो उसमें लिखा होता है कि इस सन में ये सिक्का बना है। तो सिक्के जो हैं समय की जानकारी देते हैं और उस पर जो चित्र छपे होते हैं वो उस समय के राजा के बारे में जानकारी देते हैं। सिक्कों की बनावट जो है ये बताती है कि उस समय की कला किस स्तर की थी। जब सिक्कों की बनावट बहुत ही नक्काशीदार होता है तो इसका मतलब ये है कि उस समय की कला एकदम चरमोत्कर्ष पे थी। और अगर सिक्के की धातु के बारे में पता करें, अगर सिक्के की धातु उच्च कोटि की है तो इसका मतलब ये है कि उस समय की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हुआ करती थी। अब आती है मुहरें। तो मुहरों पे जिन चीज़ों का अंकन होता था वो उस समय के प्रतीक के बारे में बताता है कि किस राजा का शासन काल था और कैसे ये शासन काल चलाते थे। तो मुहरों से भी राजा या शासन काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद कुछ जगह हैं जिनको हम लोग देखेंगे। एक है हड़प्पा कालीन सभ्यता। आपको विदित होगा कि हड़प्पा कालीन सभ्यता भारत पाकिस्तान और इर्द गिर्द के क्षेत्रों से मिला करके बना हुआ है हड़प्पा कालीन सभ्यता। तो एक मोहरों से एक बात याद आई है कि जैसे अब भारत के बगल में पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बगल में ईरान है और उसके बगल में इराक है। तो इराक में दो नदियां बहती हैं, एक नदी का नाम है दजला और दूसरे का नाम है फरात। इन दोनों नदियों के बीच में एक सभ्यता विकसित हुई है जिसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की एक मुहर मिली है जो ये साबित करती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार मेसोपोटामिया के लोगों के साथ होता था। इसका मतलब प्राचीन काल से ही भारत का व्यापार विदेशों के साथ होता रहा है। और गुजरात में एक जगह है धौलावीरा जो बहुत ही फेमस है। और धौलावीरा की बात करें तो ये गुजरात का बहुत ही फेमस जगह है। अभी किसी साइट में दर्ज भी हुआ है। तो गुजरात के धौलावीरा में एकदम नगर की विधिवत व्यवस्था मिली है। वहाँ पे जल प्रबंधन की व्यवस्था मिली है, नाली की एकदम समुचित व्यवस्था मिली है। और इसके बाद आते हैं बनारस, सारनाथ स्तूप लिखा है, सारनाथ स्तूप। अब स्तूप का अर्थ समझते हैं। बौद्ध समय में यानी जिस समय गौतम बुद्ध रहा करते थे तो वो चलते थे तो उनके पीछे उनके अनुयायी चलते थे। और उनके अनुयायी जब कहीं एक्सपायर्ड हो जाते थे, मर जाते थे, तो उनको कहीं दफना दिया जाता और दफनाने के बाद उस पर मिट्टी डाल करके ऐसे गोला सा एकदम ऊंचा कर देते थे।
एक पिंडी टाइप की बना देते थे। तो ये जो पिंडी टाइप का जगह बन जाता है उसी को कहते हैं स्तूप। और बौद्ध लोगों की एक खासियत थी कि जहाँ स्तूप बनाते थे उसी के बगल में अपनी झोपड़ी डालकर रहते थे। ये है स्तूप। तो सारनाथ आप जाएंगे या तो कुशीनगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्तूप देखने को मिलेंगे। यही नहीं, बहुत सारे जगह पे स्तूप बने हैं। तो स्तूप यही होते हैं कि जो अनुयायी थे गौतम बुद्ध के, उन मरने के बाद उनको दफना दिया गया है और उन पे एक पिंडी, मतलब बहुत बड़ी पिंडी है, इतनी छोटी भी नहीं है कि आप ना समझ पाएँ, बड़ी पिंडी जैसी संरचना बना देते हैं, इसी को स्तूप बोलते हैं।